नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मैनेजर अपने कर्मचारियों से इतना बेहतरीन काम कैसे निकाल लेते हैं, जबकि कुछ मैनेजर हमेशा अपनी टीम से शिकायत ही करते रहते हैं? एक आम बॉस और एक महान लीडर के बीच आखिर क्या फर्क होता है? अगर आप सोचते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ एक ऊंचे पद पर बैठना और लोगों पर हुक्म चलाना है, तो आज का यह एपिसोड आपकी पूरी सोच बदल देने वाला है। आज हम जिस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक किताब पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है साइकोलॉजी फॉर लीडर्स, यानी लीडरशिप का मनोविज्ञान, जिसे डीन जोसवोल्ड और मैरी एम जोसवोल्ड ने लिखा है। यह किताब कोई साधारण मैनेजमेंट की किताब नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग और भावनाओं की गहराइयों में उतरकर यह समझाती है कि कैसे एक लीडर मनोविज्ञान का सही इस्तेमाल करके एक साधारण सी टीम को एक असाधारण और बेहद सफल टीम में बदल सकता है। दोस्तों, आज के इस तेजी से बदलते और भयंकर प्रतिस्पर्धा वाले कॉरपोरेट युग में कोई भी कंपनी सिर्फ मशीनों, नई तकनीकों या कड़े नियमों के दम पर आगे नहीं बढ़ सकती। किसी भी संगठन की असली ताकत उन इंसानों में होती है जो उस कंपनी को चलाते हैं, जो दिन-रात पसीना बहाते हैं। और इंसानों से बेहतरीन काम निकलवाने के लिए आपको उनका मनोविज्ञान समझना ही होगा। आपको यह गहराई से समझना होगा कि उन्हें क्या प्रेरित करता है, उनके बीच के झगड़ों या मनमुटाव को कैसे रचनात्मक तरीके से सुलझाया जाए और सत्ता या पावर का सही और सकारात्मक उपयोग कैसे किया जाए। आइए इसे किताब में दी गई कुछ बहुत ही असली और प्रेरक कहानियों से समझते हैं। किताब में आर्डेन सिम्स का जिक्र है, जो ग्लोब मेटलर्जिकल नाम की एक कंपनी के अध्यक्ष थे। 1984 के आसपास उनकी कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। जापानी कंपनियां बाजार में बेहतरीन क्वालिटी दे रही थीं और कुछ अन्य देश बहुत सस्ते दामों पर माल बेच रहे थे। ग्लोब कंपनी पुरानी पड़ चुकी थी, उसकी लागत ज्यादा थी, लालफीताशाही चरम पर थी और क्वालिटी बेहद खराब थी। हालात इतने बुरे थे कि ग्राहक अपने ऑर्डर रद्द कर रहे थे। ऐसे में सिम्स ने क्या किया? उन्होंने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई। उन्होंने अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदला। जब मजदूरों की यूनियन ने हड़ताल कर दी, तो सिम्स और उनके कुछ मैनेजरों ने हार नहीं मानी, बल्कि खुद फैक्ट्री में उतरकर काम किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से भट्ठियों को चलाया। इस घटना ने एक मनोवैज्ञानिक चमत्कार किया। मैनेजरों और मजदूरों के बीच की वह सदियों पुरानी दीवार टूट गई जो उन्हें एक दूसरे का दुश्मन मानती थी। जब हड़ताल खत्म हुई, तो सिम्स ने हर कर्मचारी को कंपनी के मुनाफे और खर्चों की जानकारी देना शुरू किया। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग यानी मुनाफे में हिस्सेदारी की योजना लागू की। अब मजदूर सिर्फ दिहाड़ी मजदूर नहीं थे, वे कंपनी के सच्चे भागीदार बन गए थे। उन्होंने मिलकर क्वालिटी सुधारी और लागत को कम किया। नतीजा यह हुआ कि ग्लोब कंपनी अपने क्षेत्र में दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक बन गई और उसने कई प्रतिष्ठित क्वालिटी अवार्ड जीते। इसी तरह की एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी है राल्फ स्ट्रेयर की, जो जॉनसनविले फूड्स के मालिक थे। राल्फ की कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही थी और तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता था कि कोई बड़ी कंपनी उन्हें कभी भी कुचल सकती है। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके कर्मचारियों को कंपनी के भविष्य की कोई परवाह नहीं थी। वे बस आते थे, अपना काम करते थे और चले जाते थे, जैसे कि वे कोई रोबोट हों। राल्फ ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया।
उन्होंने अपने लीडरशिप के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका तानाशाही रवैया और हर चीज को खुद कंट्रोल करने की आदत ही समस्या की जड़ है। उन्होंने फैसला किया कि अब से फैसले वो अकेले नहीं लेंगे, बल्कि उनकी टीम लेगी। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उन्हें खुद सोचने की आदत ही नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे राल्फ ने उन्हें प्रशिक्षित किया। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल का जिम्मा सीधे मजदूरों को दे दिया। अब कोई मैनेजर क्वालिटी चेक नहीं करता था, बल्कि जो मजदूर प्रोडक्ट बना रहा था वही उसकी क्वालिटी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। जब मशीनें खराब होती थीं, तो मजदूरों की टीम खुद ही उसे ठीक करने का तरीका ढूंढती थी। उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों का मूल्यांकन करना और नए लोगों को काम पर रखना भी शुरू कर दिया। राल्फ ने अपने कर्मचारियों को इतना सशक्त बना दिया कि कंपनी उनके बिना भी बेहतरीन तरीके से चल सकती थी। उन्होंने महसूस किया कि एक सच्चा लीडर वह है जो खुद को गैरजरूरी बना दे, यानी टीम इतनी आत्मनिर्भर हो जाए कि उसे हर बात के लिए बॉस का मुंह न ताकना पड़े। तो दोस्तों, लीडरशिप का पहला और सबसे अहम कदम है एक साझा दृष्टिकोण या विजन बनाना। एक ऐसा विजन जो सिर्फ कागजों पर या कंपनी की दीवारों पर ना लिखा हो, बल्कि जो लोगों के दिलों और दिमाग में उतर जाए। लोग सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते। मनोवैज्ञानिक डेविड मैकलेलैंड के अनुसार इंसानों की 3 मुख्य जरूरतें होती हैं: उपलब्धि की जरूरत, जुड़ाव की जरूरत और सत्ता की जरूरत। हर इंसान के अंदर यह चाहत होती है कि वह कुछ महत्वपूर्ण करे, उसका काम समाज के लिए कोई मूल्य पैदा करे और उसे उसके काम के लिए सम्मान मिले। एक बेहतरीन लीडर अपने कर्मचारियों की इसी मनोवैज्ञानिक जरूरत को बहुत अच्छी तरह समझता है। जब आप अपनी टीम को बताते हैं कि उनका काम सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना या फाइलें इधर से उधर करना नहीं है, बल्कि उस प्रोडक्ट से किसी की जिंदगी आसान हो रही है, तो उनके काम करने का जज्बा दोगुना हो जाता है। जेसी पेनी जैसी कंपनियों का विजन यही था कि ग्राहकों को बेहतरीन सेवा दी जाए और कर्मचारियों को उनके काम का उचित सम्मान मिले। आपको अपनी टीम के हर सदस्य के व्यक्तिगत लक्ष्यों को कंपनी के लक्ष्यों के साथ जोड़ना आना चाहिए। जब एक कर्मचारी को यह दिल से महसूस होता है कि कंपनी की सफलता में ही उसकी व्यक्तिगत सफलता, आर्थिक सुरक्षा और तरक्की छिपी है, तो वह अपना 100% देता है। लेकिन यह विजन ऊपर से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। यह विजन लीडर और टीम के बीच खुली बातचीत, विचारों के आदान प्रदान और आपसी सहमति से निकलना चाहिए। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करते हैं, और वह है सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, यानी कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन। हमारे समाज में और कई स्कूलों कॉलेजों में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि प्रतिस्पर्धा बहुत अच्छी होती है। हम हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की अंधी होड़ में लगे रहते हैं। कई मैनेजर अपनी कंपनी के अंदर भी यही माहौल बना देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम के बीच या 2 अलग-अलग कर्मचारियों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा कराएं, तो वे जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक शोध और यह किताब साफ तौर पर बताते हैं कि कंपनी के अंदर प्रतिस्पर्धा फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वे अपनी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने लगते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका साथी उनसे बेहतर काम करे या उससे ज्यादा बोनस मिले। वे एक दूसरे की मदद करना बंद कर देते हैं और एक दूसरे की गलतियों का इंतजार करते हैं।
इससे कंपनी का पूरा माहौल जहरीला हो जाता है। इसके विपरीत, जब आप एक सहयोगी माहौल या कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं तो सचमुच चमत्कार होते हैं। सहयोग का मतलब यह नहीं है कि सब लोग बस मीठी मीठी बातें करें और काम कुछ न करें। सहयोग का असली मतलब यह है कि लोगों के लक्ष्य एक दूसरे से ऐसे जुड़े हों कि अगर एक सफल हो तो दूसरा भी सफल हो। मॉर्टन डिक्सन जैसे मनोवैज्ञानिकों ने साबित किया है कि सहयोगी लक्ष्यों से उत्पादकता बढ़ती है। जब टीम का हर सदस्य यह जानता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं और या तो हम सब साथ में पार लगेंगे या सब साथ में डूबेंगे, तो वे एक दूसरे की पूरी मदद करते हैं। वे जानकारी साझा करते हैं, एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं और साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसे कोई भी बाहरी प्रतिद्वंद्वी हरा नहीं सकता। नूमी कंपनी, जो फोर्ड और टोयोटा का एक जॉइंट वेंचर थी, उसने इसी सहयोगी माहौल के दम पर अपनी बंद पड़ी और सबसे खराब फैक्ट्री को दुनिया की सबसे बेहतरीन फैक्ट्री में बदल दिया था। इस सहयोगी माहौल को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वह है संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट से डरना। हम में से ज्यादातर लोग विवादों से बचना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर टीम में कोई बहस हो रही है तो यह बहुत बुरी बात है और इससे रिश्ते खराब हो जाएंगे। कई मैनेजर तो ऐसी बहसों को तुरंत अपनी पावर से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह किताब हमें एक बहुत ही नई बात बताती है कि संघर्ष कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह तो समाधान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक स्वस्थ और रचनात्मक संघर्ष किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। जब अलग अलग सोच, अलग अलग विशेषज्ञता और अलग अलग बैकग्राउंड वाले लोग एक साथ काम करेंगे तो उनके विचारों में टकराव होना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर यह टकराव नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अपनी असली राय छिपा रहे हैं, जो कि कंपनी के भविष्य के लिए और भी खतरनाक है। एक लीडर के तौर पर आपका काम संघर्ष को पुलिस की तरह दबाना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा देना है। जब किसी मुद्दे पर विवाद हो तो उसे व्यक्तिगत मतभेद मत बनने दीजिए। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे खुलकर अपने विचार रखें और तथ्यों पर बात करें। जब दो विपरीत विचार आपस में टकराते हैं तो अक्सर उनमें से एक ऐसा तीसरा और नया विचार जन्म लेता है जो उन दोनों से कहीं ज्यादा बेहतर और रचनात्मक होता है। इसे ही रचनात्मक बहस कहते हैं। जब टीम के सदस्य यह देखते हैं कि उनके विचारों को सुना जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है, भले ही अंत में फैसला कुछ और लिया जाए, तो वे उस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं क्योंकि वे उस निर्णय प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा रहे होते हैं। बोनेविले पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पीटर जॉनसन ने जब जनता और पर्यावरणविदों के विरोध का सामना किया तो उन्होंने उनसे भागने के बजाय उन्हें बातचीत की मेज पर बुलाया। उन्होंने विरोधियों के साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता निकाला जो कंपनी और जनता दोनों के लिए फायदेमंद था। इसके बाद बात आती है सत्ता या पावर की। कई लोगों को लगता है कि पावर का मतलब है दूसरों पर हावी होना, उन्हें डराना और उनसे जबरदस्ती अपना हुक्म मनवाना। लेकिन मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि पावर एक सकारात्मक और दोतरफा रास्ता है। अगर आप अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाएंगे, उन्हें जरूरी जानकारी देंगे और फैसले लेने की ताकत देंगे, तो बदले में वे आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और सफल लीडर बना देंगे। एक सच्चा लीडर वह होता है जो अपनी टीम की क्षमताओं को पहचानता है,
और उन्हें निखारने का पूरा मौका देता है। वह अपनी टीम की गलतियों पर उन्हें सरेआम डांटने या अपमानित करने के बजाय उन गलतियों से सीखने का एक सुरक्षित माहौल बनाता है। इसके लिए एक लीडर के अंदर एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं और नजरिए को समझने की क्षमता का होना बहुत जरूरी है। आपको खुद को अपने कर्मचारी की जगह पर रखकर देखना आना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो सीधे उस पर गुस्सा करने या उसे नौकरी से निकालने की धमकी देने के बजाय यह समझने की कोशिश करें कि उसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। क्या वह किसी पारिवारिक समस्या से जूझ रहा है? क्या उसे काम की सही ट्रेनिंग या संसाधन नहीं मिले हैं? या क्या उसका आत्मविश्वास डगमगा गया है? जब आप इन कारणों को समझकर उसे दूर करने में उसकी मदद करते हैं तो वह कर्मचारी जिंदगी भर के लिए आपका वफादार बन जाता है और अपना 100% देता है। लीडरशिप में कम्युनिकेशन यानी संवाद का बहुत बड़ा रोल होता है। और कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, मेमो भेजना या भाषण देना नहीं है। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल कला है सुनना। जी हाँ, एक्टिव लिसनिंग। कई बार बॉस मीटिंग में बोलते रहते हैं और उन्हें लगता है कि सबने उनकी बात समझ ली है और सब सहमत हैं। लेकिन असल में लोग सिर्फ डर के मारे या औपचारिकता के लिए सिर हिला रहे होते हैं। एक अच्छा लीडर हमेशा टू वे कम्युनिकेशन यानी दो तरफा संवाद को बढ़ावा देता है। वह मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड की तकनीक अपनाता है, यानी वह अपनी केबिन से बाहर निकलकर कर्मचारियों के बीच जाता है। वह अपनी टीम से सवाल पूछता है, उनके सुझाव मांगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आलोचनाओं को खुले दिमाग से स्वीकार करता है। जब आप अपनी टीम से बात करें तो सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनके नॉनवर्बल कम्युनिकेशन यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के भाव, उनके बात करने के लहजे और उनकी आंखों पर भी ध्यान दें। कई बार जो बात जुबान नहीं कह पाती या कहने से डरती है, वो इंसान की आंखें और उसका व्यवहार साफ साफ कह देता है। एक लीडर के रूप में आपको इन अनकही बातों को पढ़ने और समझने की कला आनी चाहिए। एक और बहुत बड़ा भ्रम जिसे यह किताब तोड़ती है वह यह है कि कार्यस्थल पर भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। पुराने जमाने के मैनेजर और मैनेजमेंट की किताबें मानती थीं कि ऑफिस में इंसान को एक रोबोट की तरह बिना किसी भावना के सिर्फ लॉजिक के आधार पर काम करना चाहिए। लेकिन यह पूरी तरह से अव्यावहारिक और गलत है। हम इंसान हैं और भावनाएं हमारे अस्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। गुस्सा, निराशा, खुशी, उत्साह, डर, ये सब ऑफिस में भी हर दिन हमारे साथ होते हैं। अगर आप इन भावनाओं को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये किसी न किसी रूप में, जैसे कि काम में मन न लगना, गलतियां होना या सहकर्मियों से झगड़े के रूप में भयानक तरीके से बाहर आएंगी। एक मनोवैज्ञानिक रूप से स्मार्ट लीडर इन भावनाओं को दबाता नहीं है बल्कि उन्हें सही तरीके से चैनलाइज करता है। अगर टीम किसी प्रोजेक्ट के फेल होने से निराश या गुस्से में है तो लीडर उस निराशा को स्वीकार करता है, उस पर खुलकर बात करता है और फिर उस नकारात्मक ऊर्जा को एक नई शुरुआत की सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। वह लोगों को यह एहसास दिलाता है कि भावनाएं होना सामान्य है। इसी तरह जब टीम कोई छोटी सी भी जीत हासिल करती है तो उसे सेलिब्रेट करना, उसका जश्न मनाना बहुत जरूरी है। इससे टीम का मनोबल आसमान छूने लगता है और वे अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाते हैं।
इन सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है एक सेल्फ मैनेजिंग टीम यानी स्वप्रबंधित टीम का निर्माण करना। एक ऐसी टीम जिसे हर छोटे कदम पर किसी बॉस के निर्देश की जरूरत न पड़े, जो अपना लक्ष्य खुद तय करे, अपनी समस्याएं खुद सुलझाए, आपस में काम का बंटवारा करे और अपने काम की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद ले। जब आप अपनी टीम को इस स्तर तक सशक्त कर देते हैं, तो आप एक मैनेजर से प्रमोट होकर एक सच्चे लीडर बन जाते हैं। तब आपका काम रोजमर्रा की उलझनों को सुलझाना या लोगों के पीछे डंडा लेकर भागना नहीं रह जाता, बल्कि आपका काम कंपनी के लिए भविष्य की नई रणनीतियां बनाना, नए अवसर खोजना और टीम के रास्ते से रुकावटों को हटाना हो जाता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यह सब रातों रात नहीं होता। एक बेहतरीन लीडर बनने की प्रक्रिया एक लंबी, चुनौतीपूर्ण और निरंतर चलने वाली यात्रा है। इसमें आपको कई बार अपनी पुरानी आदतों, अपने पुराने विश्वासों और अपनी ईगो को पीछे छोड़ना पड़ता है। आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि आप सब कुछ नहीं जानते। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस जुटाना पड़ता है। आपको अपने कर्मचारियों से भी सीखना पड़ता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, साइकोलॉजी फॉर लीडर्स हमें यही सबसे बड़ी सीख देती है कि महान लीडरशिप कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है जो कुछ ही लोगों को मिलती है, बल्कि यह एक सीखी जाने वाली कला है। यह लोगों के मनों को समझने, उनके अंदर छिपी अपार संभावनाओं को बाहर निकालने और एक ऐसा सुरक्षित, सहयोगी और उत्साहवर्धक माहौल बनाने की कला है जहां हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हो। अगर आप भी अपनी लीडरशिप यात्रा में सफल होना चाहते हैं, तो आज से ही लोगों पर हुक्म चलाना कम कीजिए और लोगों को समझना शुरू कीजिए। टीम के अंदर गलाकाट प्रतिस्पर्धा की जगह आपसी सहयोग को बढ़ावा दीजिए। संघर्षों और बहसों से घबराने के बजाय उन्हें रचनात्मक तरीके से सुलझाइए और उनसे नए आइडिया निकालिए। अपनी भावनाओं को और दूसरों की भावनाओं को अहमियत दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी टीम पर सच्चा विश्वास करना सीखिए। जब आप लोगों पर सच्चा विश्वास जताते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो वे अक्सर आपकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर शानदार काम करके दिखाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड से आपको लीडरशिप के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को गहराई से समझने में बहुत मदद मिली होगी। इन बातों को सिर्फ सुनिए मत, बल्कि कल से ही अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ इन्हें लागू करने की कोशिश कीजिए। छोटे बदलावों से शुरुआत कीजिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी टीम का माहौल, उनकी खुशी और उनका प्रदर्शन पूरी तरह से बदल जाता है। इसी के साथ मैं आज का यह सफर यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों, सहकर्मियों और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं। सीखते रहिए, खुद में सुधार करते रहिए और एक ऐसे प्रेरक लीडर बनिए जिसे लोग किसी मजबूरी या डर की वजह से नहीं, बल्कि दिल से और पूरे सम्मान के साथ फॉलो करना चाहें। अपना कीमती समय देने और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्ते।